Today we will do word meaning and question answer of lesson 2 bringing up Kari. In the previous video we had done summary of this lesson and today we will do word meaning and question answer. Okay, let's start. First word is tiptoe. Tiptoe means on the tips of toes. मीन्स जो आपके टोज़ होते हैं उनके टिप्स पे खड़े होना. ट्रम्पेट साउंड ऑफ एलिफेंट, जो एलिफेंट आवाज़ निकालता है उसको ट्रम्पेट बोलते हैं. स्नीक इन, कम इन क्वाइटली, कोई अंदर आ रहा है बिल्कुल चुपचाप. विप्ड मीन्स बीट, किसी को पीटना. स्ट्रिन, स्प्रेड ऑल अराउंड, चारों तरफ फैल जाना. ठीक है, दीज आर द डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऑफ दिस लेसन. Now on page number 14, exercise question number 1, the closet in which Kari lived had a thatched roof that lay on thick tree stumps. Examine the illustration of Kari's pavilion in the story and say why it was built that way. अब देखो, मैंने आपको स्टोरी में बताया था कि कारी का मतलब पोल से, रूफ से, थैच्ड रूफ से उसका घर बनाया जहाँ पे वो रेस्ट कर सके, रह सके. ठीक है, तो वहाँ पर जो पोल्स थे बहुत बड़े बड़े थिक पोल्स थे. ठीक है, तो वो ट्रीज़ जो वो ट्रीज़ के बने हुए थे जो पोल्स थे, और वो बहुत ही हैवी थे, जिससे कि उसके ऊपर जो थैच्ड रूफ थी वो भी लगाई हुई थी. फूस वगैरह जो होता है उसको लगा के, जो सूखे जो घास फूस होता है उसको लगा के तब उसका वो घर तैयार किया था. एग्जामिन द इलस्ट्रेशन ऑफ कारीज पेविलियन इन द स्टोरी. तो यहाँ पे कारीज के इस पेविलियन, मतलब ये जो एक छोटा सा इसके लिए जो घर बनाया था इसके रहने के लिए, तो स्टोरी में जो ये बताया गया है इस कारी के पेविलियन के बारे में, वो ये बताना है कि ये ऐसे क्यों बनाया गया था, इतना मतलब इतना स्ट्रॉन्ग वे में क्यों बनाया गया था, क्या रीज़न था इसके पीछे. कारीज पेविलियन वॉज बिल्ट ऑफ हैच्ड रूफ दैट lay on thick tree stumps because it was very high and would not fall when Kari bumped against the walls. अब देखिए, जो कारी का जो पेविलियन था वो थैच्ड रूफ से और इस तरह से जो थिक ट्री स्टम्प्स थे, मतलब पोल्स, ट्री के बने हुए जो पोल्स थे उसको लगा के चारों तरफ उसके ऊपर थैच्ड रूफ लगा के तैयार किया गया था, क्योंकि इट वाज़ वेरी हाई, क्योंकि जो एलिफेंट था वो हैवी था वेट में. ठीक है, और जब वो बैठता था तो उस जो कारी के जो बम थे वो उस पोल के अगेंस्ट वो जैसे बैठेगा तो वो मतलब टूट ना जाए, पोल्स जो है या उसका जो घर बना हुआ है वो टूट ना जाए उसके बैठने की वजह से, इसलिए वो इतना स्ट्रॉन्ग बनाया गया था. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, डिड कारी एन्जॉय हिज मॉर्निंग बाथ इन द रिवर. क्या जो कारी जो था वो रिवर में मॉर्निंग बाथ को एंजॉय करता था, मतलब उसको रिवर में नहाना पसंद था. गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर. और था अगर पसंद तो उसके लिए आपको रीज़न भी देना है. येस, कारी एन्जॉयज हिज मॉर्निंग बाथ इन द रिवर एज ही ले डाउन ऑन द सैंड बैंक and let his friend rub his back and also lie in the trumpet with pleasure. मीन्स कि उसको रिवर में मॉर्निंग बाथ को एंजॉय करना बहुत ही अच्छा लगता था, बहुत इंजॉय करता था, उसको नहाना बहुत पसंद था नदी में. ठीक है, एज द ले डाउन ऑन द सैंड बैंक, जैसे ही वो सैंड बैंक में जाता था, मीन्स जैसे ही वो रिवर में जाता था तो वहाँ पे मिट्टी होती थी, रेत होती थी, सैंड होती थी. ठीक है, बहुत सारी. तो एंड लेट हिज फ्रेंड रब हिज बैक, और जो उसका जो फ्रेंड था वो उस रेत को उठा के, उस सैंड को उठा के उसकी बॉडी पे रब करता था, उसको मलता था, उसको बहुत ही पसंद था ये सब कुछ करवाना. एंड ऑल्सो लाई इन द रिवर वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, और उस सैंड को अपने बैक पे लगवा के वो बहुत ही लंबे टाइम तक रिवर वाटर में रहता था. ही ट्रम्पेट विद प्लेजर, और उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती थी ये सब करके. क्वेश्चन नंबर 3,
फाइंडिंग गुड ट्विग्स फॉर कारी टुक अ लॉन्ग टाइम वाई। जब नरेटर उसको नदी में नहलाने के बाद जब वो लेके जाता था उसको, तो रास्ते में फॉरेस्ट था, जंगल था, तो वहाँ से उसके लिए ट्विग्स लानी होती थी। ट्विग्स होती हैं जो छोटी छोटी टहनियाँ होती हैं पेड़ की, ठीक है, जो कि उसका भोजन थी, जो भी खाता था कारी। तो कारी की ये जो अच्छे ट्विग्स हैं, गुड क्वालिटी की जो ट्विग्स होती थी, ये ढूंढना, उन्हें लाना कारी के लिए, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता था। वाई, क्यों लगता था? इट टुक सच अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड ट्विग्स फॉर कारी बिकॉज इफ़ ट्विग इज़ ब्रोकन, क्योंकि अगर ट्विग टूट जाती, कारी वुड नॉट टच इट, कारी उसको फिर टच नहीं करता था। नरेटर हैज़ टू क्लाइम ऑल काइंड ऑफ ट्रीज टू गेट ट्विग्स, और नरेटर को सारे पेड़ों पे, सभी तरह के पेड़ों पे चढ़ना पड़ता था उसकी ट्विग्स लाने के लिए। मीन्स यहाँ पे क्या बताया हुआ है, उसको टाइम क्यों लगता था? क्योंकि अगर एक भी ट्विग टूट जाती थी, अगर एक भी टहनी टूट जाती, तो कारी उसको नहीं खाता था, उसको लेता ही नहीं था, ठीक है। और जो नरेटर था उसको उसकी फ्रेश ट्विग्स लाने के लिए, गुड क्वालिटी की ट्विग्स लाने के लिए उसको हर एक टाइप के, हर एक काइंड के ट्री पे उसको क्लाइम करके लेके आता था उसके लिए, पेड़ पे चढ़ के, ठीक है। तो इतनी मेहनत करता था वो कारी के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड कारी पुश हिज फ्रेंड इनटू द स्ट्रीम। कारी जो था उसने अपने फ्रेंड को स्ट्रीम में क्यों पुश कर दिया था? कारी मतलब, और उसका फ्रेंड यहाँ पे कौन है? यहाँ पे उसका फ्रेंड है नरेटर, ठीक है, जो कि ये स्टोरी बता रहा है, जो कारी की देखभाल कर रहा है, ठीक है। तो कारी को उसने पुश क्यों किया स्ट्रीम के अंदर? नदी में उसको जो वहाँ पे पानी चल रहा था, बह रहा था, तो उसमें उसने क्यों उसको धक्का दिया? कारी पुश्ड हिज फ्रेंड इनटू द स्ट्रीम बिकॉज द बॉय वाज लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर। कारी हैड ट्राइड टू सेव द बॉय बट ही हैड नॉट बीन सक्सेसफुल। अब देखो यहाँ पे उसने उसके फ्रेंड को क्यों धक्का दिया था? क्योंकि एक जो लड़का था वो रिवर में डूबने वाला था, तो उसको वो रिवर के बॉटम पे तैर रहा था, ठीक है, उस पानी के ऊपर तैर रहा था, तो कारी उसको सेव नहीं कर पा रहा था, उस बॉय को, उस लड़के को बचा नहीं पा रहा था, इसलिए उसने अपनी फ्रेंड की हेल्प ली। उसने सोचा कि शायद मेरा जो फ्रेंड है, नरेटर है, वो इसको बाहर निकाल सके, इसीलिए उसने अपने फ्रेंड को रिवर में धक्का दे दिया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, कारी वॉज लाइक अ बेबी, व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन। जो कारी था, जो एलिफेंट था, वो एक छोटे बच्चे की तरह था, एक बेबी की तरह था, और उसके ऐसे मेन पॉइंट्स बताने जो कि उसका कंपेयर कर सकें एक बेबी से। आंसर इज, कारी हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड, ही डिड अ लॉट ऑफ मिसचीफ, like a child he played pranks and took away all the fruits kept on the plate। अब देखिए यहाँ पे जो कारी है उसको ट्रेनिंग दी गई थी, उसको ट्रेनिंग दी जा रही थी कि वो अच्छा बन के रहे, एक अच्छा बच्चा बने, और वो बहुत सारी मिसचीफ भी करता था, गलतियाँ भी करता था, शरारतें करता था बहुत सारी, लाइक अ चाइल्ड, और एक चाइल्ड की तरह उसको प्रैंक्स बहुत पसंद था, प्रैंक्स खेलना बहुत पसंद था। एंड टुक अवे ऑल द फ्रूट्स कैप्ट ऑन द प्लेट, और वो क्या करता था कि जो नरेटर था उसके घर में जाके, उसके विंडो में जाके, ड्रेसिंग टेबल के डाइनिंग टेबल के ऊपर फ्रूट्स की एक प्लेट रखी रहती थी, वो उसमें से फ्रूट्स को ले आता था। इस तरह से वो शरारतें करता था, इसीलिए उसको एक बेबी से कंपेयर किया गया है, इसीलिए उसको बोला गया है जो कारी जो है वो एक बेबी की तरह है, क्योंकि वो बहुत सारी गलतियाँ कर रहा है, ठीक है, उसको ट्रेनिंग दी गई है अच्छा बनने के लिए, लेकिन वो गलतियाँ करता है, और वो इस तरह से मिसचीफ कर रहा है कि ऐसा लगता है कि जैसे एक छोटा बच्चा करता है, ऐसे ही वो बिहेव करता है। क्वेश्चन नंबर 6, कारी हेल्प्ड himself to all the bananas in the house without anyone noticing it. How did he do it? कारी जो था अपने आप खुद ही अपनी हेल्प करता है सारे बनानास लेने में। जब वो नरेटर के घर पे जाता है तो उस विंडो से सारे बनानास उठा के ले आता है वो, और कोई भी उसको नोटिस भी नहीं करता, विदाउट एनीवन नोटिसिंग इट। हाउ डिड ही डू इट? ये सब कुछ वो कैसे कर पाता है? कारी वॉज क्वाइट अ कनिंग बेबी। कारी जो है वो एक बहुत ही शरारती बच्चा है, ठीक है।
एक एलिफेंट है, बेबी एलिफेंट है। वंस व्हेन ही टेस्टेड ripe bananas, he developed a taste for eating. He stole the bananas from the table near the window in the dining room. He put his trunk through the window like a snake and disappeared with all the bananas without anyone noticing it. मीन्स कार्य जो है वो बहुत ज़्यादा शरारती है, कनिंग बेबी एलिफेंट है। एक बार क्या होता है कि उसको राइप बनानास मिल जाते हैं टेस्ट करने के लिए, तो उसका ना इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, मतलब उसको अच्छे लगने लगते हैं वो बनानास। तो वो क्या करता है, वो ये सोचता है कि नरेटर के घर पे जाके उसके विंडो से उसको दिखता है कि डाइनिंग टेबल पे एक प्लेट में बनानास रखे हुए हैं। तो वो डेली क्या करता, वहाँ जाता और उन बनानास की चोरी करके ले आता था, ठीक है, टेबल से, जो कि विंडो के बिल्कुल पास में थी। वो टेबल ना बिल्कुल विंडो के पास में लगी हुई थी डाइनिंग रूम में, तो वो ईज़िली वहाँ से बनानास ले आता था। वो क्या करता था, ये पुट्स हिज ट्रंक थ्रू द विंडो, वो अपनी ट्रंक को विंडो के अंदर लेके जाता है एक स्नेक की तरह, जैसे कि एक स्नेक होता है, और फिर एकदम से डिसअपीयर भी हो जाता था सारे बनानास लेके, और कोई उसको नोटिस भी नहीं कर पाता था, कोई देख भी नहीं पाता था। इस तरह से वो पूरी प्लानिंग के साथ पूरे अच्छे से वो चोरी करता था कि कोई उसे पकड़ भी ना पाए। क्वेश्चन नंबर 7, कारी लर्न द कमांड्स टू सिट एंड टू वॉक। कारी को अब देखो ट्रेनिंग भी दी गई, नरेटर उसको ट्रेनिंग भी दे रहा था, तो उसको कमांड सिखा रहा था कि कैसे मतलब जब मैं कमांड दूंगा तो तुम बैठ जाओगे, जब मैं कमांड दूंगा तो तुम चलने लगोगे। तो ये सारी कमांड होती है, कमांड एक तरह से ऑर्डर होता है, ठीक है। तो ये सब वो सिखा रहा था कारी को। वट वर द इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच कमांड, और हर एक कमांड के लिए कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस होती थी, क्या क्या उसको गाइडलाइन दी जाती थी। आंसर इज when his friend pulled his ear and said that Kari sit down, and when he pulled his trunk forward and say Mali, Kari won't। अब देखो यहाँ पे उसने कैसे उसको सिखाया था। जब उसका फ्रेंड उसका कान पकड़ के उसको खींचता तो वो और वो उसको कहता धत, तो वो समझ जाता था कारी कि उसको बैठ जाना है। कान पकड़ के जब उसको बोलता धत, तो इसका मतलब ये था कि उसको ये बोला जा रहा है कि तुम बैठ जाओ, सिट डाउन। एंड व्हेन ही पुल्ड हिज ट्रंक फॉरवर्ड, और जब वो उसकी ट्रंक पकड़ के, उसकी सूंड पकड़ के उसको आगे लेके जाता और उसको कहता माली, तो कारी जो था वो चलने लग जाता, ठीक है। ये दो उसको कमांड सिखाई गई थी, एक तो बैठने के लिए धत और चलने के लिए माली। यस, next question is, what is the master call? Why is it the most important signal for an elephant to learn? This is the very important question कि master call क्या होती है और ये इतना important signal क्यों होता है एक elephant के लिए लर्न करने के लिए, उसको क्यों सीखना चाहिए। ये जो आपके जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो सिग्नल है मास्टर कॉल, ये उसे क्यों सीखना चाहिए। आंसर इज द मास्टर कॉल इज अ स्ट्रेंज हिसिंग howling sound as if a snake and a tiger were fighting each other. It is the most important signal for an elephant because whenever master is in trouble, one master call will bring the elephant near him. अब देखिए जो मास्टर कॉल है ये बहुत ही स्ट्रेंज, बिल्कुल अलग तरीके की एक हीसिंग और हॉलिंग साउंड होती है। जैसे एक स्नेक करता है ना, ऐसे ही एक साउंड होती है एज इफ़ अ स्नेक, एंड हिसिंग साउंड होती है स्नेक की और हॉलिंग साउंड होती है टाइगर की। और ये जो मास्टर कॉल है ये स्ट्रेंज साउंड क्यों है, क्योंकि जो स्नेक और टाइगर है जब वो आपस में लड़ते हैं तब इस तरह की आवाज़ें आती हैं। तो ये जो मास्टर कॉल है ये एक एलिफेंट को सीखनी पड़ती है, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिग्नल फॉर एन एलिफेंट बिकॉज ये इतना इम्पॉर्टेंट सिग्नल है एलिफेंट के लिए क्योंकि व्हेनेवर मास्टर इज़ इन ट्रबल, मान लो जब कभी भी जो एलिफेंट का जो मास्टर है, जो उसका मालिक है, ठीक है, अगर वो किसी प्रॉब्लम में है, किसी ट्रबल में है, तो वन मास्टर कॉल विल ब्रिंग द एलिफेंट नियर हिम। तो मास्टर कॉल जो है जब उसको दी जाएगी, जब हिसिंग और हॉलिंग की साउंड जब निकालेगा उसका मास्टर, तो एलिफेंट समझ जाएगा कि जो मेरा मास्टर है वो किसी प्रॉब्लम में है, तो वो उसके पास जाएगा भाग के। तो वन मास्टर कॉल विल ब्रिंग द एलिफेंट नियर हिम। तो जो मास्टर कॉल जब देगा
तो फिर उससे क्या होगा, एलिफेंट उसके पास जितना जल्दी हो सकेगा वो उसके पास आ जाएगा और उसको बचा लेगा। इसीलिए जो मास्टर कॉल है ये इम्पॉर्टेंट है। मीन्स कि मास्टर कॉल एक स्ट्रेंज हिसिंग और हॉलिंग साउंड है, जैसे कि एक स्नेक और टाइगर लड़ रहे हैं आपस में, इस तरह की साउंड ही आती है। और ये इम्पोर्टेंट एक एलिफेंट के लिए इसलिए होती है क्योंकि जब कभी भी उसका मास्टर किसी ट्रबल में होता है, ठीक है, तो वो मास्टर कॉल देगा और वो मास्टर कॉल सुन के जो उसका एलिफेंट है वो उसको बचाने के लिए आ जाएगा। दैट्स वाई दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, हियर आर क्वेश्चन आंसर एंड meaning are completed. Now you will do in your fair notebook, first of all you will do introduction, then word meaning and in the last you will do question answer। बेटा इसमें मैं प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि समरी बहुत बड़ी है, समरी मत लिखना, सिर्फ इंट्रोडक्शन करना है आपको, उसके बाद वर्ड मीनिंग करोगे और लास्ट में क्वेश्चन आंसर करोगे। ओके, एंड यू हैव टू ऑल्सो लर्न ऑल द वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर। और समरी को पढ़ना, बार बार उसको रिवाइज करना, पढ़ना, तो आपको स्टोरी भी लर्न हो जाएगी। अगर आपको स्टोरी लर्न हो जाती है तो आपको क्वेश्चन आंसर भी ईजिली लर्न हो जाएंगे। ओके, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, एनी क्वेरी, देन यू विल गिव कमेंट आफ्टर वॉचिंग द वीडियो। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर।